बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं फ़िज़िक्स की क्लास 10 की क्लासेस स्टार्ट करती हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं रोज़ाना जितना भी पॉसिबल हो सकेगा आपको इसके यूनिट कराना शुरू करूँगी और मैं एक एक यूनिट करके कराऊँगी। तो पहला जो इसका चैप्टर है या यूनिट 10 जो है वो है जनरल वेव्स प्रॉपर्टी, जो आज हम स्टार्ट करते हैं। और मैं इसका आज आपको यूनिट 1 कराऊँगी 10.1। ठीक है, 10.1 जो है वो अच्छा खासा बड़ा है, इसलिए आज एक ही यूनिट कराऊंगी। फिर इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट यूनिट जो है 10.2 नेक्स्ट में कराऊंगी और यूनिट वाइज कराऊंगी प्रॉपरली, ताकि जो है आपको ढूंढने में आसानी हो, मुश्किल ना हो और आप कंफ्यूज ना हो। 10.1 यूनिट जो है वो है वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स, यानी वेव की नेचर क्या है। हमने अपने इर्द गिर्द जो है काफ़ी सारी वेव्स देखी हैं, कुछ हमें दिखाई दी जाती हैं और कुछ हमें दिखाई नहीं देती। जैसे हमें दिखाई कौन सी दी जाती हैं, जैसे कि हम समंदर में को देखते हैं तो समंदर में हमें वेव्स दिखाई दी जाती हैं, या पानी के अंदर कुछ गिरा दें या हाथ से हिला दें तो भी हमें वेव्स दिखाई दे जाती हैं। लेकिन हमें वेव्स नज़र नहीं आती। कुछ वेव्स ऐसी भी हैं, वो कौन सी वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं। कान तक हमारे आवाज़ जो पहुंचती है वो वेव की वजह से ही पहुंचती है, साउंड वेव की वजह से, वो हमें दिखाई नहीं देती। इस तरह अब हम आज जो पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर वो वेव्स की नेचर पढ़ेंगे। वेव्स हैं क्या। वेव जो है एक मेथड है एनर्जी के ट्रांसपोर्ट का एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, वेव्स के जरिए एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, बगैर किसी मैटर के ट्रांसफर के। यानी वो चीज इधर से उधर नहीं जाती, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं या उसके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं, वो खुद ट्रांसफर नहीं होते। अब मैं इसकी वो पढ़ती हूँ तो आपको समझ में आएगी। अब मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये जो है वेव एक मेथड है एनर्जी के ट्रांसपोर्ट का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। ठीक है, ऐसा मेथड जिसमें एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर हो विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, मैटर के ट्रांसफर हुए बगैर, इज कॉल्ड वेव, वो वेव कहलाता है। ठीक है, समझ में आया वेव्स क्या है। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि ये एक रस्सी है। ठीक है, ये एक रस्सी है, ये एक दीवार के साथ ये एक रस्सी बनी हुई है। ठीक है, ये एक रस्सी बनाई है, ये एक रस्सी बनी हुई है, ये सीधी है। आप इसको हाथ से, ये हाथ बनाया है मैंने, हाथ को ऊपर, हाथ से इसको ऊपर नीचे ऐसे करके करें। ठीक है, ऊपर नीचे का एरो भी डाले ना, ऊपर नीचे करें तो आपको इसके अंदर इस तरह वेव्स बनी हुई दिखाई दे जाएंगी। तकरीबन इसी तरह की होंगी, थोड़ी सी चौड़ी, ज्यादा शेप हो सकता है हल्का सा, लेकिन इस तरह की होंगी। तो इसमें जो हमने रस्सी को हाथ से पकड़ के इस पे एनर्जी ट्रांसफर करी, तो उस एनर्जी की वजह से ये जो है ना वो इधर नहीं चली गई, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एनर्जी की वजह से इसके अंदर रिपल्स पैदा हुई और इन्होंने इस एनर्जी को इधर इधर पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर करा और यहाँ तक पहुंचा दिया। इस तरह वेव्स बन गई। फॉर्मेशन ऑफ वेव्स, वेव्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव, मीडियम में जब डिस्टर्बेंस पैदा होती है उसकी वजह से वेव्स फॉर्म होती हैं। लाइक जैसे वी कैन प्रोड्यूस वेव बाय यूजिंग रोप, जैसे कि हम एक सीधी रोप में वेव्स पैदा कर सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल यहाँ बनी हुई है, ये सीधी रोप थी, इसमें हाथ से इसको ऊपर नीचे करा है, देखें एरोस के निशान है ना, इसको ऐसे करके ऊपर नीचे करा है। तो जब इसको ऊपर नीचे करा तो इसके अंदर ये वेव्स पैदा हो गई। ये वेव्स में जो है हाथ की एनर्जी जो थी वो इसको ट्रांसफर करिए और एक पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाइए। दूसरी एग्जाम्पल, एक तो एग्जाम्पल इन्होंने रोप की दी, दूसरी एग्जाम्पल दी स्लिंग की, स्प्रिंग की। ठीक है, स्लिंग की स्प्रिंग इस तरह का है, ये हमारी किताब में बहुत क्लियर बना हुआ है। इस तरह जो कंजस्टेड स्प्रिंग होता है ना, यहाँ से यहाँ तक, असल में ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। ठीक, यहाँ तक है, ऐसा स्प्रिंग था। इसके ऊपर को हाथ से जब इसको खींचा है ऊपर की तरफ तो ये खींचा है। ठीक है, फिर इसके अंदर ये ऐसे वेव्स पैदा हुई हैं। इसकी एग्जांपल हम आगे भी पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको समझाऊंगी। अभी तो फिलहाल हम इसकी रीजन बता रहे हैं कि क्यों पैदा होती हैं। तीसरा इन्होंने कहा कि वाटर रिपल टैंक के अंदर भी वाटर वेव्स, रिपल टैंक में जो वाटर होता है उसके अंदर भी वेव्स पैदा की जा सकती हैं। रिपल टैंक का भी आगे इसमें टॉपिक है, नेक्स्ट पेज पे ये भी करेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हम मार्क करते हैं तो हमारा मार्क यहाँ से होता है ये वेव्स की डेफिनेशन आ गई यहाँ तक। ठीक है, दोबारा मैं पढ़ लेती हूँ। अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर हम देंगे फॉर्मेशन ऑफ वेव कैसे होती है। डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव, लाइक वी कैन प्रोड्यूस वेव बाय यूजिंग रोप और स्लिंग की स्प्रिंग
और इन द रिपल टैंक। आगे देखते हैं वेव्स इन अ स्लिंकी स्प्रिंग। स्लिंकी स्प्रिंग में वेव्स किस तरह होती हैं। पहले तो इन्होंने स्लिंकी स्प्रिंग की डेफिनेशन दी है। अ स्लिंकी स्प्रिंग इज अ प्री कंप्रेस्ड हेलिकल और कॉइल्ड स्प्रिंग। स्लिंकी स्प्रिंग जो है एक दबा हुआ या कॉइल की तरह का स्प्रिंग होता है, कॉइल से बना हुआ, कॉइल जैसा, ठीक है। उसके आगे कहते हैं वी कैन परफॉर्म सेवरल एक्सपेरिमेंट विद अ स्लिंकी इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में इससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अब इन्होंने इसमें 2 एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, एक फर्स्ट ये रहा और सेकंड ऊपर है। फर्स्ट वाले में कहते हैं अटैच वन एंड ऑफ द स्प्रिंग विद अ वॉल। यहाँ पिक्चर भी है इसकी कि अभी इसको खींचा नहीं, इस तरह से, सिर्फ इतना समझिए, इसको अटैच कर दिया वॉल से। उसके बाद क्या करा, नाउ मूविंग द फ्री एंड ऑफ द स्लिंकी हॉरिजॉन्टल लेफ्ट एंड राइट। जो इसका ये फ्री एंड है इसको लेफ्ट एंड राइट खींचा है। लेफ्ट एंड राइट का मतलब है नीचे ऊपर, ऐसे करके लेफ्ट एंड राइट, ठीक। तो इसको जब पकड़ के नीचे की तरफ किया तो देखिए ऊपर की तरफ वेव आ गई, और जब ऊपर किया तो नीचे वेव आ गई, ठीक है। फ्री एंड ऑफ द स्लिंकी, यहीं से पढ़ लेते हैं। नाउ मूविंग द फ्री एंड ऑफ द स्लिंकी हॉरिजॉन्टली लेफ्ट एंड राइट कंटिन्यूअसली ऑन द टेबल विल बी एबल टू सी द कॉइल ऑफ द स्प्रिंग मूविंग लेफ्ट एंड राइट वेयर हम्प ट्रेवल टू द अदर एंड। और एक एंड से लेके दूसरे एंड तक ये हम्प, पहले हम्प इतना था, फिर हम यहाँ तक गया, अगर कंटिन्यूअसली करते रहे, और हम जो ट्रेवल करता हुआ लास्ट तक चला जाएगा, ठीक है। ये हम्प जो बन रहा है, ये हमारी इसकी फर्स्ट वो हो गई एग्जाम्पल कह लें, क्या एक्सपेरिमेंट कह लें। सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये है कि इन्होंने इसी तरह से वॉल के साथ ये स्लिंकी स्प्रिंग को अटैच करा। उसके बाद कहते हैं नाउ मूविंग द फ्री एंड ऑफ द अटैच्ड वॉल स्लिंकी स्प्रिंग कंटिन्यूअसली बैक एंड फोर्थ एज हॉरिजॉन्टली एज शोन इन फिगर। कहते हैं कि अब इसको जो है, ये जो इन्होंने स्लिंकी स्प्रिंग अटैच किया था, इसको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे आगे की तरफ, ठीक है। कैसे करेंगे, बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे। मैंने यहाँ पिक्चर बनाई है, इसमें देखते हैं, इसमें क्लियरली दिख रहा होगा। ये देखिए, इसको पहले इन्होंने कहा पहले इसको आगे की तरफ प्रेस करेंगे। तो जब इसको आगे की तरफ प्रेस करते हैं तो इसके जो स्प्रिंग होते हैं यहाँ से क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। इनके जो पार्टिकल्स हैं कह लें, या इसके जो स्प्रिंग की रिंग्स होते हैं, ये करीब करीब जाएंगे, क्लोजर हो जाएंगे, और यहाँ से दूर दूर होंगे, थोड़े फर्दर अपार्ट होंगे, ठीक है। तो जब प्रेस करेंगे तो जिस जगह से प्रेस किया होगा, इस तरफ प्रेस किया है, इसके राइट, इसको आगे की तरफ, तो ये आगे इस तरफ जो है क्लोजर हो गए इसके, ठीक है। और फिर जब इसको दूसरे बार, इसको पहले तो प्रेस किया था फिर खींचा, ठीक है, अपनी तरफ खींचा है, इस साइड पे, इस साइड पे जब खींचा है तो ये इधर से देखें, ये फर्दर अपार्ट हो गए, दूर दूर हो गए, और यहाँ से क्लोजर है, ठीक है। जब इस तरफ पुश किया था तो यहाँ से क्लोज हो गए थे, और जब अपनी तरफ खींचा है तो यहाँ से फर्दर अपार्ट यानी दूर दूर हो गए, और यहाँ से वही नॉर्मल वाला है, सही। तो फिर जब इसको इसी तरह आगे पीछे करते रहे, बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, ऐसे प्रेस और फिर स्ट्रेच, प्रेस और स्ट्रेच करते रहे, तो इसके अंदर 2 तरह के पोर्शन बन गए। कहीं से जब जहां से इसको खींचा हुआ था वहां से तो ये फर्दर अपार्ट, इसके पार्टिकल्स या इसके रिंग्स जो थे वो दूर दूर थे। उसके बाद थोड़े पोर्शन जो था उसमें रिंग्स करीब करीब थे, क्लोजर हो गए थे बिल्कुल ही। फिर एक पार्ट ऐसा आता है जिसमें ये फिर दोबारा जो है फर्दर अपार्ट, ये दूर दूर हो गए, फिर आगे जाते हैं तो फिर ये क्लोजर हो जाते हैं, ठीक। इस तरह इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। जहां ये करीब दूर होते हैं उसको कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, और जहां ये करीब होते हैं उसको कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है। इस तरह ये एक्सपेरिमेंट करा इन्होंने, तो ये देखा गया कि जब उसको बैक एंड फोर्थ करते हैं उसको, तो उसके अंदर जो है, इसके अंदर हमें नजर आती हैं इसकी वेव्स बनी हुई। देखें, वेव्स बन गई ना, ये लाइट, ये डार्क, लाइट, ये डार्क, ठीक है। यहाँ जो है स्पेस ज्यादा, यहाँ स्पेस कम, फिर स्पेस ज्यादा, फिर स्पेस कम। तो इस तरह जो है इसकी वेव्स फॉर्मेशन इसके अंदर हमें नजर आ जाती है। इसके पढ़ लेते हैं हम पूरा। यू कैन ऑब्जर्व द इंडिविजुअल कॉइल मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आप ये देख रहे हैं कि हम सिर्फ एक कॉइल को आगे पीछे कर रहे हैं। वेयर द कॉइल आर कंप्रेस, जहां से हमने कंप्रेस किया था, आर सीन ट्रेवलिंग फ्रॉम द फिक्स एंड टू द अदर एंड। हमने तो सिर्फ यहां से प्रेस किया था ना, इसको एक जगह से कर रहे हैं ना हम आगे पीछे, सिर्फ इस कॉइल को, हम पूरे को तो नहीं घसीट रहे, लेकिन ये देखिए सिर्फ इस जगह से हम इसको बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, लेकिन पूरे के अंदर जो है इसका चेंज नजर आने लगा, यानी कि वेव बन गई, ठीक है। तो एनर्जी जो हम यहाँ से इसको ट्रांसफर कर रहे थे वो इसने आगे आगे ट्रांसफर कर दी, ठीक। ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं रिपल टैंक में किस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। रिपल टैंक जो होता है इस तरह से बना हुआ होता है, ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे होता है ये रिपल टैंक। जैसे ये एक जो है ना, ये है टैंक, रिपल टैंक, सही। यहाँ पे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है,
पानी तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ आपको। ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे जो है एक वाइब्रेटर लगा हुआ है, ये जो है ये एक वाइब्रेटर लगा हुआ है। इसका नाम क्या है? ये है वाइब्रेटर, जिससे वाइब्रेशन पैदा करेंगे ना, वाइब्रेटर। और ये इसके अंदर पानी है, ठीक। और यहाँ पे नीचे जो है एक रिफ्लेक्शन का मिरर लगाया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्लियर जब पानी में रिपल बने तो इसके अंदर रिफ्लेक्ट होके दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मिरर है? रिफ्लेक्टिव मिरर है, स्क्रीन है, सॉरी, यहाँ पे स्क्रीन लगाई हुई है, ठीक। यहाँ स्क्रीन लगाई है इन्होंने, यहाँ एक स्क्रीन लगा ली ताकि वाइट कलर की स्क्रीन, वाइट स्क्रीन लगाइए ताकि इसकी पानी की जो लहरें हैं वो साफ दिखाई दें। और दूसरा यहाँ पे एक जो है लैंप लगा दिया होता है रोशनी के लिए, ताकि इसके ऊपर रोशनी पड़े और रोशनी रिफ्लेक्ट हो तो यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है। अब इसके अंदर रिपल्स कैसे पैदा करें? ये जो वाइब्रेटर है इसको स्टार्ट करते हैं। जब वाइब्रेटर होता है तो ये जो इसके जैसे ही करता है, ये ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हिला देता है ना, जो करीब के ऊपर के मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते हैं तो वो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को हिला देते हैं। ये वाइब्रेशन जो है नीचे तक ट्रांसफर होती है। उससे क्या होता है, यहाँ पे वेव्स बन जाती हैं और वेव्स इसमें बनी हुई जो है दिखाई देती हैं ऐसे करके, ठीक। ये इस तरह ये स्क्रीन इसलिए लगाई होती है ताकि ये वेव्स देख सकें। ये कहलाता है रिपल टैंक, ठीक है। ये रिपल टैंक है और ये जो लेबोरेटरी वगैरह में जो है यूज करते हैं। जो मैंने सब बताया वो सब इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। रिपल टैंक क्या है? अ रिपल टैंक इज अ शैलो ग्लास टैंक। ये ग्लास से बना हुआ एक टैंक है, ये सब ग्लास से बना हुआ है सब चीज, ऑफ वाटर यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। इसमें वाटर यूज करते हैं, ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर। इफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेव टैंक, इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेव टैंक, द रिपल टैंक इज यूजुअली इल्यूमिनेट फ्रॉम अबव सो दैट द लाइट शाइन। इसको जो है लाइट लगा के इसको इस तरह का बनाया था ताकि इसमें शाइन पैदा हो और लाइट रोशनी पड़े। ये लैंप लगाया हुआ है ना। In the laboratory, we can produce water wave with the ripple tank. In the ripple tank, a small vibrator move up and down. ये लगा हुआ वाइब्रेटर ऐसे अप एंड डाउन होता है। उससे क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं। A small vibrator move up and down on the water surface. वाटर सरफेस को वो अप एंड डाउन करके डिस्टर्बेंस पैदा करता है। जब भी डिस्टर्बेंस पैदा होगा वेव पैदा होगी, रिजल्टिंग इन द वाटर पार्टिकल एट द सरफेस दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद द डिपर। जो इस डिपर के साथ टच हो रहे होते हैं वो जो होते हैं वो उनमें वाइब्रेशन पैदा होती है ना, वो अप एंड डाउन होते हैं। दिस अप एंड डाउन मोशन सून स्प्रेड द अदर पार्ट। जब करीब वाले पार्टिकल अप एंड डाउन होते हैं तो वो आगे ट्रांसफर करते जाते हैं, एनर्जी को आगे ट्रांसफर होती जाती है और आगे जाते जाते एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी तो ट्रांसफर होती है और रिपल्स बनी हुई दिखाई देने लगती हैं। और वो रिपल्स को देखने के लिए यहाँ स्क्रीन होती है। इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। दिस अप एंड डाउन मोशन सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वाटर सरफेस। यहाँ की ऊपर की सरफेस लेके पूरे में फैल जाती है वो इन द टैंक इन द फॉर्म ऑफ रिपल, रिपल की शक्ल में। हेयर द वाटर इज द मीडियम। इसमें मीडियम क्या है? वाटर है। थ्रू विच द रिपल ट्रेवल और प्रोपेगेट। कौन से मीडियम में जो रिपल ट्रेवल कर रही है? वाटर के अंदर। अब ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिपल्स है ना वेव्स जो हैं उनके लिए मीडियम बहुत जरूरी है। बगैर मीडियम के वेव्स पैदा नहीं होती, ठीक है। अब ये तो हमने ये सब चीजें समझ ली। इनमें से याद करने वाला तो कोई खास चीज नहीं है सिवाय इसके कि वेव की डेफिनेशन है और फॉर्मेशन ऑफ वेव है और इसकी कोई एक आध एग्जाम्पल कर लें, ठीक। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन की भी टाइप्स हैं। ये जो वेव मोशन हमने पढ़ी इसकी भी टाइप्स हैं। पहली इसकी टाइप है ट्रांसवर्स वेव और इसकी दूसरी टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं? ट्रांसफर वेव्स आर द वेव्स दैट ट्रेवल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन। यानी जिस तरफ वेव मोशन पैदा की जा रही हो उसकी परपेंडिकुलर उसकी वेव की डायरेक्शन होगी। ट्रांसवर्स वेव किस डायरेक्शन में होंगी? उसकी परपेंडिकुलर मूव करेंगी, ठीक है। दोबारा ये अभी मैं इसको समझाती हूँ आपको किस तरह से, और इसके आगे हम इसकी पढ़ते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है। ट्रांसफर वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये, और इसकी एग्जांपल है लाइट वेव। जो लाइट की रोशनी की वेव्स होती हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव है। माइक्रोवेव वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव है और रेडियो वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव है। यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है और ये इसकी एग्जांपल है और यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। अब मैं पहले समझाती हूँ आपको किस तरह से जो ट्रांसवर्स वेव पैदा हुई थी। देखिए एक ही हमारे पास स्लिंकी स्प्रिंग था, उसमें हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था इसमें इस तरह की पैदा हुई थी ना, तो ये थी ट्रांसवर्स वेव। और जो ये दूसरा था एक्सपेरिमेंट
जिसमें इस तरह कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पैदा हुए थे। ये था ये वाली वेव्स जो हैं जो इस तरह की पैदा हुई हैं, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन वाली, ये है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, अब ट्रांसवर्स वेव को इस तरह समझते हैं कि ये किस तरह से, मैं आपको इसमें ही समझाती हूँ। देखिए, ये हेलिकल स्लिंकी स्प्रिंग था ना, स्लिंकी स्प्रिंग या हेलिकल स्प्रिंग, तो इसके यहाँ नीचे खींचा है तो वेव ऊपर जा रही है, और यहाँ ऊपर खींचा है तो वेव नीचे आ रही है। ठीक है ना, और जब ऊपर नीचे किया है तो एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसकी वेव की डायरेक्शन कौन सी है? वेव की डायरेक्शन जो है परपेंडिक्यूलर है। ठीक है, कैसे है? परपेंडिक्यूलर। इसलिए ये वाली वेव जिनमें परपेंडिक्यूलर डायरेक्शन है वेव की, वो कहलाएंगी ट्रांसवर्स वेव। ठीक, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। ट्रांसवर्स वेव आर द वेव्स दैट ट्रेवल इन अ डायरेक्शन परपेंडिक्यूलर। ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स हैं जो ट्रेवल करती हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन, जहां वेव की मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर उनकी डायरेक्शन होगी, तो वो कहलाएंगी ट्रांसवर्स वेव। और इसकी एग्जांपल मैंने बता दी, लाइट वेव है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव्स है। फॉर्म हुई है ट्रांसवर्स वेव में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वेव का वो क्रेस्ट कहलाता है, और जो इसका लोएस्ट पॉइंट होता है वो कहलाता है थ्रोज। अब ये जो इनकी मीन पोजीशन है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मीन पोजीशन से टॉप पॉइंट तक का डिस्टेंस है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसको अब हम रीड करते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स के साथ जब हम लिखते हैं ना, ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन लिखेंगे, उनकी हम वो लिखेंगे, इनकी एग्जाम्पल्स लिखेंगे। इनकी एग्जाम्पल्स जो थी लाइट वेव, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स थी। फिर हम उसके बारे में लिखेंगे इसकी जो 3 और पॉइंट है, एम्पलीट्यूड क्या है इसका, क्रेस्ट क्या होते हैं, थ्रोज क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रेस्ट क्या है इसका। क्रेस्ट इज अ पॉइंट ऑन सरफेस वेव वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज एट द मैक्सिमम। यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट पे जो होगा वेव की सरफेस का जो मैक्सिमम पॉइंट होगा उसको कहेंगे क्रेस्ट, और द पॉजिटिव अपर पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट, या उसका जो अपर पार्ट है सबसे ऊपर का वो कहलाएगा क्रेस्ट। थ्रोज क्या है? थ्रोज इज अ पॉइंट ऑन सरफेस। थ्रोज जो है किसी भी सरफेस पे वो पॉइंट है वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज एट द मिनिमम, जिसमें इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से वो जो है मिनिमम हो। ठीक है, और उसकी एम्पलीट्यूड क्या है? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द रेस्ट और मीन पोजीशन। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो अपनी मीन पोजीशन के वाइब्रेट कर रही होती है, उसके उस मीन पोजीशन से जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। जैसे कि ये वेव थी तो इसका ये थ्रो था, ये क्रेस्ट था, और इसके लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर दैट ट्रेवल इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन। ये वो वेव्स होती हैं जो ट्रेवल करती हैं वेव मोशन की डायरेक्शन के पैरेलल, यानी जिस डायरेक्शन में वेव मोशन होती है उसी की डायरेक्शन में करती हैं। पैरेलल का मतलब होता है इस तरह से पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये उसी डायरेक्शन में उसी तरह मूव करती हैं जिस तरह वेव की मोशन होती है। इसकी एग्जाम्पल कौन सी है, कौन सी वेव्स हैं ऐसी जो कि लॉन्गिट्यूडिनल है? साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल है, और साइस्मिक वेव्स जो हैं वो भी लॉन्गिट्यूडिनल है। साइस्मिक वेव्स होती हैं जो कि अर्थक्वेक की वजह से पैदा होती हैं। अब जैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हमने पढ़ा, उसकी एग्जाम्पल पढ़ी, और फिर उसके जो है इसकी मैं एक एग्जाम्पल मैं आपको इसको क्लियर करती हूँ। एक स्प्रिंग के अंदर किस तरह से ये प्रोड्यूस होती हैं, ये देखें, इसको देखते हैं हम। तो ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग लगा हुआ था, इसको आगे की तरफ यहाँ से प्रेस करा है, इसीलिए थोड़ा डार्क दिखाया कि ये क्लोज हो गया। इसको यहाँ से प्रेस करा है, तो प्रेस करने से क्या हुआ, ये इस तरफ मूव हो गया। ठीक है, किस साइड पे मूव हो गया? हमने इस साइड पे प्रेस करा था और ये इधर मूव हो गया। सही, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो गई? जिस तरफ उसकी डायरेक्शन थी पैरेलल हो गई। ठीक है ना, देखिए पैरेलल हो गई। फिर अगर हमने ये तो प्रेस करा था, अब इधर करा, अपनी तरफ स्ट्रेच करा ऐसे करके, पहले ऐसे प्रेस किया था, इस तरह करके ऐसे करके प्रेस किया था, और अब क्या करा, उसको स्ट्रेच करा इस तरह करके। जब स्ट्रेच किया तो ये यहाँ से खुल गया ना, तो ये इसकी मूवमेंट किस तरफ हुई? इस तरफ, है ना, इस तरफ स्ट्रेच किया था, इसी तरफ इसकी मूवमेंट हुई, तो ये पैरेलल हो गया। ठीक, इस तरफ प्रेस किया था, इसी तरफ इसकी मूवमेंट हुई, इधर स्ट्रेच किया, इधर ही इसकी मूवमेंट हुई। और फिर उसके बाद बैक एंड फोर्थ करा। बैक एंड फोर्थ मतलब ऐसे करके आगे और पीछे, ऐसे करके खींचा आगे पीछे। जब आगे पीछे इसको खींचा तो क्या हुआ,
कि ये कहीं से खुला हो गया, कहीं से ये खुला हो गया और कहीं से ये पैक हो गया, फिर कहीं से खुला खुला, कहीं से पैक हो गया। तो जहां से ये खुला खुला है इसको कहते हैं हम रेयरफेक्शन। ठीक है, रेयर, इसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। यस, रेयरफेक्शन। ठीक, और ये जहां से ये कंप्रेस्ड है इसको कहते हैं कंप्रेशन। यहां लिख देती हूं मैं, कंप्रेशन। उसके बाद हम देखते हैं वेव्स आर द मीन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। वेव्स का जो मतलब है वो है, वेव्स जो हैं असल में ट्रांसफर करते हैं एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर को ट्रांसफर किए बगैर। तो इसको इन्होंने एक्सप्लेन इसमें करा है हमें इस पैराग्राफ में। ठीक, और ये क्वेश्चन भी है जो सेल्फ असेसमेंट की यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है ये कि ये आप बताएं किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है बगैर मैटर के ट्रांसफर हुए। तो इसका एग्जाम्पल इन्होंने ये दिए, मैनी किलोमीटर। ठीक है, जब समंदर के अंदर एक टाइड होती है, बड़ी सी लहर होती है, वो कई किलोमीटर तक सफर करती है। द वाटर मूव्स अप एंड डाउन। एक वाटर जो होता है ऊपर होता है और नीचे होता है। अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स इन अ वेव। तो जो डिस्टर्बेंस पैदा होती है वेव के अंदर, ट्रांसफरिंग एनर्जी, वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है, नॉट मैटर, मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 2 है। ठीक है, यानी कि कोई भी टाइड जब किसी भी वाटर को मूव्स अप डाउन करती है तो एनर्जी को ट्रांसफर कर रही थी, असल में वो वाटर के पार्टिकल्स को ट्रांसफर नहीं कर रही होती। 10.1 का हमारा जो एक लास्ट टॉपिक रह गया है वो है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफरेंस। सही, अब पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। मैकेनिकल वेव्स आर सच वेव दैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। मैकेनिकल वेव्स को एक प्रोपिगेट करने के लिए या ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सच वेव दैट डोंट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है, बगैर मीडियम के भी प्रोपिगेट करती हैं। मैकेनिकल वेव नंबर 2 पढ़ते हैं। मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटरी मोशन इन द रिस्पेक्टिव मीडियम। जब उस किसी भी मीडियम के अंदर वाइब्रेशन पैदा कर दी जाती है, वाइब्रेशन का मतलब होता है उसको ऐसे करके हिला देना, ठीक है, वाइब्रेशन पैदा कर दी जाती है तो उससे मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब पैदा होती हैं जब मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चेंज आ जाए उसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं। थर्ड पॉइंट इज साउंड वेव, वाटर वेव्स एंड साइस्मिक वेव आर द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो साउंड की वेव्स हो गई, वाटर वेव्स हो गई और साइस्मिक वेव हो गई, ये इसकी एग्जांपल है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट वेव्स, अल्ट्रा वायलेट वेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स आर द एग्जांपल्स। सही, माइक्रोवेव्स और लाइट वेव्स तो सब पता है। इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो होती हैं अल्फा, बीटा, गामा वगैरह। ये हम सब आगे पढ़ते जाएंगे और आता जाएगा हमें, फिर ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मैकेनिकल, फोर्थ पॉइंट है, मैकेनिकल वेव्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में जो होता है दोनों तरह की वेव्स पैदा होती हैं। मैकेनिकल वेव्स दोनों तरह की हो सकती हैं, ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडिनल भी। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली कंप्राइज्ड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन नेचर। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है बनती है किससे, कंप्राइज्ड होती है ट्रांसवर्स वेव से। फिफ्थ पॉइंट है, मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। मैकेनिकल वेव वैक्यूम में सफर नहीं कर सकती। वैक्यूम क्या होता है, ये जो हमारे अर्थ के बाहर जो जगह होती है जहाँ पे कोई मीडियम मौजूद ना हो वो कहलाता है वैक्यूम। जैसे हमारे अर्थ के बाहर कहते हैं ना खला है, वैक्यूम है, तो वहां पे भी ये मैकेनिकल वेव जो होती है वो जो है ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है। और वैक्यूम जो है कहीं भी जहां से बिल्कुल हवा कोई भी मीडियम निकाल दिया जाए उसे कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो वैक्यूम के जरिए वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर लेती हैं और उनकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तकरीबन लाइट की जो है वो भी इतनी होती है, तो लाइट की स्पीड के बराबर इनकी स्पीड होती है। फिफ्थ पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। ऑल मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल थ्रू देयर मीडिया
एट डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पेक्टिव मीडियम। तो सारी मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो जिस भी मीडियम में होती हैं उसी पे उनकी स्पीड डिपेंड करती है। मीडियम के हिसाब से उनकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। रेस्पेक्टिव मीडियम वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी जो जितनी भी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और स्पीड है वो डिपेंड करती है उस मीडियम पे जिसमें वो ट्रेवल कर रही होती है, क्योंकि इनको तो मीडियम की जरूरत है ना, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेस्पेक्टिव मीडियम। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो जो उनका जो वो ट्रांसपेरेंट मीडिया के अंदर भी ट्रेवल कर लेती हैं और डिफरेंट स्पीड पे ट्रेवल करती हैं। उनकी एक ही नहीं होती, डिफरेंट हो जाती है स्पीड। और ये स्पीड किस पे डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, उस मीडियम के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है ये भी हम आगे ही चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो उस वक्त आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिफरेंस के साथ ही हमारा ये यूनिट 10.1 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट यूनिट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। अगर आपको वाकई समझ में आ रहा है, हेल्पफुल हो रहा है, तो आप अपने साथियों से, अपने क्लास फेलोज से और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। जब ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ होंगे तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन होगी और पढ़ाने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगी फिर मैं, क्योंकि जब अच्छा रिस्पांस मिलता है तो फिर काम करने में भी मज़ा आता है। तो अभी नया चैनल है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। आप लोग भी जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे जैसे मैं कराती जाऊँ वैसे वैसे आपको साथ साथ आगे मैं इंशाल्लाह ताला डेरिवेशंस भी सारी कराऊंगी, सारे न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी इंशाल्लाह, जब फाइनल एग्जाम तक आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।